नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी सियासी दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, जिसको लेकर के पार्टियां अब एक दूसरे पर भी सवाल दाग रही हैं। क्या उत्तर प्रदेश, क्या पंजाब, क्या उत्तराखंड, सभी जगहों पर तमाम सियासी दलें जो हैं उन्होंने अपनी सियासी हलचलें तेज कर दी है। और इसी पर है हमारा यह खास कार्यक्रम सियासी हलचल, जिसमें हम बात करेंगे कि आज पूरा दिन कौन सा सियासतदार कहां रहा। तो सियासी हलचल में सबसे पहले बात करेंगे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की, जो आज बस्ती पहुंचे हैं, जहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इंसेफेलाइटिस दिमागी बुखार से पूर्वी उत्तर प्रदेश मुक्त होने के कगार पर है। उन्होंने कहा कि बस्ती गोरखपुर मंडल में इस बीमारी से हर वर्ष हजारों की संख्या में बच्चे संक्रमित होते थे और इलाज के अभाव में उनकी मौत हो जाती थी। लेकिन पिछले 4.5 वर्षों में हम लोगों ने मौत को ही नहीं, संक्रमण की दर पर भी काबू पाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास की ओर अग्रसर है और इस सदी की सबसे बड़ी महाबीमारी में भारत ने 2 वैक्सीन विकसित करके पूरे विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। को सफलतापूर्वक नियंत्रण करने के उपरांत इस वर्ष का जो हमारा एक तीसरा संचारी रोग नियंत्रण का विशेष अभियान प्रारंभ हो रहा है। इसको जनपद बस्ती से पूरे प्रदेश के लिए इसका शुभारंभ करते हुए मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई है, क्योंकि आज से लगभग 4.5 वर्ष पहले हम लोगों ने अंतर विभागीय समन्वय और जन संवाद के माध्यम से पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिस एक महामारी ने यहाँ के मासूम को लगभग 4 दशक तक अनवरत रूप से निगलने का कार्य किया था, उस महामारी के खिलाफ इस अभियान का शुभारंभ हम लोगों ने किया था। और उस समय अंतर विभागीय समन्वय और जनमानस के साथ संवाद का क्या महत्व होता है, हमने इस ताकत को पिछले 4 वर्षों में महसूस किया। यद्यपि पहले चरण में हमारे गोरखपुर, बस्ती, कमिश्नरी के 7 जनपद इस कार्यक्रम और इस प्रयोग के केंद्र स्थल रहे, लेकिन धीरे धीरे करके प्रदेश के उन 38 जनपदों में जहां पर इंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार से जुड़े हुए मरीज दिखते थे और व्यापक पैमाने पर मौत होती थी, उन सभी स्थलों पर हम लोगों ने इस अभियान को व्यापक रूप से प्रारंभ किया। और जब 3 वर्ष के अंदर हम लोगों ने लगभग इंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार को लगभग 75% तक नियंत्रित करने और मौत के आंकड़ों को 95% तक नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की। तो यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रियंका गांधी ने ऐलान किया कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 40% महिला उम्मीदवार उतारेगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि इसके लिए हमने आवेदन पत्र मांगे हुए हैं। अगले महीने की 15 तारीख तक आवेदन खुला रहेगा। वहीं सरकार को घेरते हुए प्रियंका ने कहा कि आज सत्ता के नाम पर यह है कि आप खुलेआम पब्लिक को कुचल सकते हैं। आज नफरत का बोलबाला है। आपकी सुरक्षा कोई नहीं करने वाला। सब बातें करते हैं, सुरक्षा करने का जब समय आता है तो सुरक्षा उनकी होती है जो आपको कुचलते हैं। आज सत्ता का नाम यह है कि आप खुलेआम पूरे पब्लिक के सामने लोगों को कुचल सकते हैं। ये सत्ता बन गई है, ये गलत है। घृणा का बोलबाला है, नफरत का बोलबाला है, गलत है। इसको महिलाएं बदल सकती हैं। महिलाएं इसलिए बदल सकती हैं क्योंकि करुणा भाव, सेवा भाव और दृढ़ता, शक्ति सबसे ज्यादा महिलाओं में है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, राजनीति में आओ,
मुझसे कंधा से कंधा मिलाओ। मैं जानती हूँ कि आपके संघर्ष क्या हैं। मेरी प्रेस की सहेलियाँ यहाँ हैं। मैं जानती हूँ, मैं आपको देखती हूँ सुबह से शाम तक आप कैसे दौड़ती हैं, किन परिस्थितियों में। जब सीतापुर में बीच रात में अंधेरा था, मुझे घेर लिया पुलिसकर्मी ने, महिला पुलिसकर्मी थी, मुझे घेरा, मुझसे लड़ी, मैं भी भिड़ गई उनसे। उसके बाद मुझे उन्होंने जीप में बिठाया और अंधेरे रात में सिर्फ मैं, वो दोनों और 2 कांस्टेबल मुझे सीतापुर के पीएससी कंपाउंड में ले गए। एक का नाम मधु था, एक का नाम पूजा। ये निर्णय उनके लिए भी है, क्योंकि मैं समझी कि 4 बजे सुबह तक ड्यूटी पे थी। उनकी एक अफसर जिनकी पोस्टिंग सीतापुर में थी, लेकिन जिनकी बूढ़ी माँ अकेली नोएडा में रहती है। कितना संघर्ष करना होता है महिलाओं को। कौन करेगा ये संघर्ष आपके साथ अगर आप एकजुट नहीं होंगी? अगर देश को जातिवाद और धर्म की राजनीति में से निकालकर विकास की राजनीति की ओर ले जाना है, अगर देश को समता की राजनीति की ओर ले जाना है, भागीदारी की राजनीति की ओर ले जाना है, तो महिलाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको खुद ये काम करना पड़ेगा। आगे बढ़िए। वहीं उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी के जोरदार प्रयास में लगी कांग्रेस ने बड़ी घोषणा कर दी है। दरअसल कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देगी। यानी 403 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस 162 से भी अधिक सीट पर महिला प्रत्याशी उतारेगी। वहीं प्रियंका के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है बीजेपी ने इस मामले पर, सुनिए। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से महिलाओं को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को ठगने का काम किया है। यही वजह है कि आज कांग्रेस पार्टी के पास संगठन में न तो कार्यकर्ता बचे हैं, न क्षेत्र में नेता बचे हैं, और कांग्रेस को मजबूरी में पैकेज पॉलिटिक्स पर उतरना पड़ा है। वो रोज किसी न किसी नए तरह के ऑफर लेकर आ रही है, लेकिन जनता इसको भली भांति जानती है। मुझे तो लगता है आने वाले चुनाव में कांग्रेस को 40% सीटों पर उम्मीदवार ही नहीं मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला है। प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश में इस बार कांग्रेस महिलाओं को 40% टिकट देगी, और ये टिकट उन महिलाओं को दिया जाएगा जो समाज में आगे आना चाहती हैं, जो समाज में मर्दों की बराबरी करना चाहती हैं, जो कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाहती हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस के इस दांव के बाद से महिलाओं में जरूर उत्साह है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब इतने बड़े राज्य में कांग्रेस 40% महिलाओं को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस का ये दांव क्या कांग्रेस के लिए सार्थक साबित होता है या महज चुनावी खेल साबित होता है। कैमरामैन शुभम के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, जेएमडी न्यूज, लखनऊ। चलिए अब बात करते हैं सूबे की सबसे बड़ी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी की, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की स्वीकृति से आज 72 संसदीय उत्तर प्रदेश की राज्य कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। बता दें कि राज्य कार्यकारिणी में प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल सहित डॉक्टर फिदा हुसैन अंसारी, जयशंकर पांडे और जगतपाल दास गुज्जर को उपाध्यक्ष बनाया है। वहीं राजकुमार मिश्रा को कोषाध्यक्ष और राज नारायण बिंद को प्रमुख महासचिव और श्यामलाल पाल और पूर्व मंत्री तिलक चंद अहिरवार को महासचिव नामित किया गया है। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की राज्य कार्यकारिणी में 24 सचिव और 40 सदस्य नामित किए हैं। कार्यकारिणी में समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के नेता बाबुल सुप्रियो ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद वे मीडिया से मुखातिब हुए और अपनी राजनीतिक यात्रा की बात करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मेरा दिल भारी है क्योंकि मैंने अपना राजनीतिक जीवन भाजपा से शुरू किया था। मैं पीएम पार्टी प्रमुख और अमित शाह को धन्यवाद देता हूं। बता दें कि बाबुल टीएमसी में शामिल पहले ही हो गए थे, लेकिन आज औपचारिक रूप से भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बहुत अच्छा लगा, बहुत हंसमुख फादर फिगर है। जो भी कहूँ मैं, बहुत बड़े भाई जैसे भी कहूँ, बहुत हंसमुख मिले, बातचीत किए, उनके अनुभव और मेरी बात भी सुने, बहुत अच्छा लगा। हाँ, दिल भारी तो थोड़ा सा होना चाहिए, है भी, क्योंकि पॉलिटिक्स में था नहीं, मेरी
शुरुआत बीजेपी से ही हुई थी। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं प्रधानमंत्री जी, हमारे अध्यक्ष जी अमित शाह जी। उस वक्त जब मुझे टिकट दिया गया रामदेव जी के साथ, वो मुलाकात के बाद मेरे पे कॉन्फिडेंस रखा, जो मैं बोला था कि एक सीट जरूर जीतूंगा बीजेपी के लिए, तो राजनाथ सिंह जी ने मेरे पे भरोसा रखा था। स्वामी रामदेव जी के बगैर पॉलिटिक्स में मेरी एंट्री नहीं होती थी अगर वो मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं रखते। उनको मैं नमन करता हूँ। हरिद्वार में जाके उनको मिलूंगा भी, फोन पे ये बातें होती नहीं है। तो चुनावी माहौल में दौरों का सिलसिला तो चलता ही रहता है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 20 अक्टूबर को कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि पहली उड़ान श्रीलंका के 125 गणमान्य व्यक्तियों और बौद्ध भिक्षुकों के साथ उतरेगी। इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के शुरू होने से श्रीलंका, जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया, चीन, सिंगापुर समेत तमाम देशों से आने वाले पर्यटकों को सुविधा मिलेगी, जबकि इससे दक्षिण एशियाई देशों के साथ सीधा संपर्क होगा। आपको बता दें, वहीं दुनिया भर के बौद्धों के लिए भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल के दर्शन करना भी सुगम होगा। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहेंगे। हवाई अड्डा इस सप्ताह चालू हो जाएगा, जिससे पूर्व में होने वाली जटिल यात्रा को भी सुगम बनाया जा सके। और वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत और सरकारवाहक दत्तात्रेय होस बोले आज से 3 दिन के अयोध्या प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे रामलला के दर्शन करेंगे और संघ की तरफ से चल रहे अखिल भारतीय शिक्षण वर्ग शिविर में शामिल भी होंगे। शिविर का 21 अक्टूबर को समापन होगा। बताते चले कि अखिल भारतीय शिक्षण वर्ग शिविर में राष्ट्रीय प्रमुख सुनील कुलकर्णी, सह प्रमुख जगदीश प्रसाद समेत 500 पदाधिकारी शामिल होंगे। रामलला के भूमि पूजन के बाद संघ प्रमुख पहली बार अयोध्या आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार वो विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय में भी पदाधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं। और वहीं मराठी मानुष की राजनीति करने वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे धीरे धीरे हिंदुत्व के मुद्दे पर लौट रहे हैं। बता दें कि दीपावली के बाद आगामी दिसंबर महीने में उनका राम की नगरी अयोध्या दौरा प्रस्तावित है, जिसमें वे हिंदुत्व के एजेंडे को धार देंगे। माना यह जा रहा है कि राज ठाकरे बीएमसी चुनाव से पहले एक बार फिर नए तेवर में नजर आ सकते हैं। दरअसल 2 साल पहले अपनी पार्टी का झंडा बदलने के बाद राज ठाकरे हिंदुत्व से जुड़े मुद्दे सामने रख रहे हैं, इसलिए उनका अयोध्या दौरा इसी बदलते रुख का संकेत माना जा रहा है। और वहीं मेरठ के पूर्व सांसद हाजी शाहिद अखलाक जल्द ही अपने अगले सियासी कदम के संबंध में खुलासा कर सकते हैं। जहां उनकी फेसबुक पोस्ट के बाद शहर की सियासत गर्म है। कहा जा रहा है कि शाहिद अखलाक जल्द ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन आज उन्होंने राजधानी लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की। इससे उनके सपा में जाने की चर्चा तेज हो चली है। दरअसल हाल ही में मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद कादिर राणा ने भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। वहीं अब अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि शाहिद अखलाक भी जल्द ही समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। तो आपको बता दें कि जब जब चुनावी माहौल आता है, तब से एक पार्टी से दूसरी पार्टी में सियासतदारों का दामन थामने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। और इसी कड़ी में सपा का दामन थाम सकते हैं। आपको बता दें मेरठ के पूर्व सांसद। तो आपको बता दें कि जिस तरह से मिशन 2022 में सपा जो है वो जुटी हुई है
और एक के बाद एक बसपा की बात करें, चाहे अन्य संगठनों की बात करें, दलों की बात, कहीं ना कहीं से सब जो लोग हैं समाजवादी पार्टी का दामन जो है वो थामने में लगे हुए हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि अखिलेश यादव से मुलाकात की है और इसके साथ ही साथ अंदाजा ये लगाया जाता है कि साइकिल की गद्दी पर सवार हो सकते हैं मेरठ के पूर्व सांसद। और वहीं लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की अगली सुनवाई अब 20 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश NV रमण की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई होगी। दरअसल लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को आंदोलन कर रहे किसानों के ऊपर वाहन चढ़ा दिया गया था, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। मामले पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र पर वाहन चढ़ाने का आरोप भी है। इस मामले को लेकर के 8 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर भी की थी। मुख्य न्यायाधीश NV रमण, न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश हेमा कोहली की पीठ ने नृशंस हत्या को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर असंतोष व्यक्त किया था। और वहीं सोनभद्र के सांसद पकौड़ी लाल कोल ने एक कार्यक्रम के दौरान ब्राह्मण और ठाकुरों को लेकर के विवादित टिप्पणी कर डाली। बता दें कि ब्राह्मण और ठाकुरों को गाली देते हुए सांसद पकौड़ी लाल ने कहा कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव में उन्होंने हमें एक वोट से हरा दिया, जिस पर हमने इनको मारने के लिए कहा था। पकौड़ी लाल ने कहा कि इस बार के चुनाव में भी हमने सबको कह दिया था कि इस बार हम चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव में कोई नहीं लड़ा और चुनाव निर्विरोध हो गया। वहीं इस बयान पर सांसद ब्राह्मण और ठाकुरों को गाली देते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हमारे आंदोलन को दबाने पर प्रमुखी चुनाव चल रहा है, मैं लड़ गया, अब अपनी पत्नी को लड़ा, एक वोट से हमके हरा दिए। हमने कहा ये साले ब्राह्मण ठाकुर हरा दिया रे, यही उस समय का गुस्सा था, आज का नहीं तो बात बता रहे गुस्सा था। मैंने कहा हरा दिया हमको, अंत में साथ पाही के राजा सब जूता से पिटाने, लाठी डंडा इतना हुआ, पुलिस से आ गई और पुलिस के बचाव में 12 सिपाही, 3 दरोगा, एक सीओ की पिटाई हो गई। अंत में पुलिस को 100-150 फायर गोली चलाना पड़ा, तब मामला शांत हुआ। तो लोकतंत्र के महापर्व चुनाव से जुड़ी हमारी खास पेशकश सियासी हलचल में आज के लिए महज इतना ही। कल फिर मिलेंगे सियासत जुड़ी कुछ तमाम बड़ी खबरों के साथ और करेंगे चर्चा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMT News Flash।